पांडे। एक ही स्टडी जोन की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट 2020 को ध्यान में रखते हुए स्पेशली अगर आप हम लोग देख रहे हैं कि नई शिक्षा नीति हमारी आ गई लेकिन लागू नहीं हुई है, हो सकता है उसमें कुछ संशोधन हो, लेकिन अभी तक जितने भी सीटेट एग्जाम्स हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा एनसीएफ 2005 को देखते हुए बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा पुट अप होते हैं। तो आज बहुत संक्षिप्त चर्चा हम लोग करेंगे एनसीएफ 2005 पे कि एनसीएफ 2005 क्या है। स्पेशली एनसीएफ 2005 जो कहता है वो क्या है, शिक्षा को जीवन से जोड़ना। बच्चे की जो शिक्षा है, बच्चे की शिक्षा को उसके आसपास के वातावरण के साथ उसके जीवन से जोड़ना, यही एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 इसको हिंदी में सभी लोग जानते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, या इसी को बोलते हैं नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है ना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। इसमें 4-5 मार्गदर्शक सिद्धांत बताए गए हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि एनसीएफ 2005 क्या है। एक नवीनतम दस्तावेज है जिसमें 5 अध्याय एवं 2 परिशिष्ट है। पहला चीज क्या है, एनसीएफ 2005 में क्या है, एक नवीनतम दस्तावेज है। एनसीएफ 2005 क्या है, एक नवीनतम दस्तावेज, एक नवीनतम दस्तावेज है, एक नवीनतम दस्तावेज है जिसमें कितने अध्याय हैं, 5 अध्याय। इसमें अध्याय कितने हैं, 5 अध्याय एवं 2 परिशिष्ट। 2 क्या है, परिशिष्ट। सबसे पहली पॉइंट जो हमारी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की बनेगी वो यही है कि एनसीएफ 2005 क्या है, एक नवीनतम दस्तावेज है। और इस नवीनतम दस्तावेज में कितने हैं, 5 अध्याय हैं। और 5 अध्याय के साथ साथ इसमें क्या है, 2 परिशिष्ट है। और इस एनसीएफ 2005 के जो अध्यक्ष हैं वो क्या है, यशपाल समिति, या ये हम कह सकते हैं यशपाल समिति बनाई, यशपाल समिति, या कह सकते हैं एनसीएफ 2005 के जो अध्यक्ष हैं वो यशपाल महोदय जी हैं, प्रोफेसर यशपाल। और यशपाल के साथ साथ इसमें 35 सदस्य हैं, ठीक है ना। अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष हैं प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर यशपाल प्लस हम यहाँ पे लिख देते हैं 35 इसमें सदस्य भी हैं। कौन है, 35 सदस्य हैं, ठीक है ना। तो एनसीएफ 2005 जो एक नवीनतम दस्तावेज है, इसके अध्यक्ष कौन है, प्रोफेसर यशपाल। और यशपाल के साथ साथ इनके टीम में टोटल 35 लोग शामिल हैं। तो ये कह सकते हैं कि इसमें 35 सदस्य हैं एनसीएफ 2005 में, जिसमें एनसीईआरटी के 3 सदस्य हैं। इस 35 सदस्य में जो हमारा एनसीईआरटी है, इसमें कितने सदस्य हैं, एनसीईआरटी के 3 सदस्य हैं। 3 सदस्य इसमें एनसीईआरटी के हैं। तो टोटल जो सदस्य हो गए 35 3 38। तो इसमें कुल सदस्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 38। कुल सदस्य कितने हो गए हमारे, 38, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया। और जब एनसीईआरटी की बैठक हुई, एक बैठक हुई, कब हुई, 14 से 19 जुलाई में बैठक हुई थी। 14 से 19 जुलाई, 14 से 19 जुलाई में एक बैठक हुई थी। 14 से 19 जुलाई के बीच में एक बैठक हुई, और ये बैठक हुई थी 2004 में, ठीक। तो एक बार हम फिर से इसको रिवीजन लेते हैं। एनसीईआरटी 14 से 19 जुलाई 2004 को एक बैठक हुई। उस बैठक में एक नवीनतम दस्तावेज तैयार किया गया, जिस नवीनतम दस्तावेज का नाम है एनसीएफ 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, या इसी को बोलते हैं नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। इसके अध्यक्ष जो बनाए गए वो चूंकि बहुत ही तेज तर्रार और मतलब शिक्षाविद थे, जिनका नाम है प्रोफेसर यशपाल। प्रोफेसर यशपाल के साथ साथ इनके साथ 35 सदस्य और भी थे, जिसमें
एनसीईआरटी के 3 सदस्य और शामिल हुए तो टोटल कुल सदस्य की संख्या कितनी हो जाएगी 38। कभी कभी यहाँ क्वेश्चन बन जाता है कि एनसीएफ 2005 में कुल सदस्यों की संख्या है, तो देखो ऑप्शन भी डिपेंड करेगा। अगर एनसीईआरटी को जोड़ा जाएगा तो टोटल 38 सदस्य आएंगे, नहीं तो कितने आएंगे 35, लेकिन पहला जो हमारा होगा वो 38 ही होगा। बैठक कब हुई 14 से 19 जुलाई 2004 के बीच में, ठीक है ना। इसमें कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत भी दिए गए हैं, उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। हाँ, इस एनसीएफ 2005 के जो प्रेरणा स्रोत हैं, प्रेरणा स्रोत कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर का एक लेख है, क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर। प्रेरणा स्रोत रविंद्रनाथ टैगोर का एक लेख है, उस लेख का नाम है सभ्यता एवं प्रकृति, सभ्यता एवं प्रगति। लेख क्या है? सभ्यता एवं प्रगति। ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी का एक लेख है। इसी लेख की प्रेरणा स्रोत से एनसीएफ 2005 क्या हुआ? तैयार हुआ, ठीक है। अब एनसीएफ 2005 करता क्या है, ये किस पे ज्यादा जोर देता है? आइए हम लोग उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि एनसीएफ 2005 किस पे ज्यादा जोर देता है। तो एनसीएफ 2005 रचनावाद पर जोर देता है। इस पे पहला पॉइंट जो एनसीएफ 2005 का बनेगा, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये चाहे आप मैथ शिक्षण पढ़ेंगे, हिंदी शिक्षण पढ़ेंगे, ईवीएस पढ़ेंगे या कोई भी शिक्षण अगर आप पढ़ेंगे, तो उसमें सबसे पहली पॉइंट क्या हमारी बनती है कि एनसीएफ 2005 रचना पर जोर देता है। किस पर? एनसीएफ 2005 रचना पर जोर देता है, रचना पर जोर देता है। कहने का तात्पर्य हो गया कि एनसीएफ 2005 ये कहता है कि जो भी बच्चा है उसको रचनात्मक कार्य या सृजनात्मक या स्वयं करके सीखने पर ज्यादा बल दिया जाए, अर्थात जो बस्ते का बोझ है उसको कम किया जाए। तो एनसीएफ 2005 का मेन फोकस क्या होता है? रचनावाद पर जोर देना। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात इसी में आती है कि शिक्षा को बच्चे के जीवन से जोड़ना, उसके जो आसपास का वातावरण है या जिस भाषा में बच्चा पढ़ना चाहता है उस पर ज्यादा से ज्यादा जोर देना, ये एनसीएफ 2005 कहता है, ठीक है। फिर उसके बाद में इसमें जो सबसे दूसरी पॉइंट आती है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट ये कहती है ये। और हाँ, एक बात तो बता दें कि एनसीईआरटी की जो बैठक हुई थी 14 से 19 जुलाई के बीच 2004 में, वहीं से एनसीईआरटी का जन्म हुआ है। अब एनसीएफ 2005 का संविधान सभी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। एनसीएफ 2005 का सभी भाषाओं में अनुवाद किया गया है, अर्थात सभी भाषाओं में अनुवाद है, ठीक है ना, सभी भाषाओं में अनुवाद। दूसरी, रट्टा मारने के खिलाफ आंदोलन। तीसरी पॉइंट है, एनसीएफ 2005 ये कहता है रट्टा मारने के खिलाफ आंदोलन है, आंदोलन। चौथी पॉइंट इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है वो आती है बिना बोझ की शिक्षा की बात करना। एनसीएफ 2005 क्या कहता है? बिना बोझ के शिक्षा देने की बात करना, बिना बोझ के शिक्षा देने की बात करना। पांचवा पॉइंट हमारा यहाँ पे बनता है स्कूल पाठ्यक्रम, समय सारणी तथा परीक्षा प्रणाली सुधारने पर बल देना। एनसीएफ 2005 ये कहता है स्कूल का जो पाठ्यक्रम हमारा है, स्कूल पाठ्यक्रम, समय सारणी, स्कूल का पाठ्यक्रम, समय सारणी, परीक्षा प्रणाली में सुधारा जाए, परीक्षा प्रणाली में सुधार और
एक लास्ट छठी पॉइंट हम ले लेते हैं, राष्ट्रीय मूल्य के प्रति आस्था पैदा करना। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्था पैदा करना, उत्पन्न करना या पैदा करना, ठीक। अगर देखा जाए तो एनसीएफ 2005 इन्हीं 6 मार्गदर्शी सिद्धांत दिए हैं और इन्हीं 6 पॉइंट पर पूरा एनसीएफ 2005 क्या है, डिपेंड है। एक एक पॉइंट को हम लोग समझ लेते हैं। एनसीएफ 2005 किस पे जोर देता है? सबसे पहले बात रचनावाद पर। रचनावाद से तात्पर्य क्या हो गया? बच्चों को क्रिएटिव बनाना है, उनमें सृजनात्मक क्षमता का विकास करना है और बच्चे के परिवेश से क्या करना, हमें बच्चे के परिवेश से क्या कर देना है, बच्चे को सिखाना है, ठीक। दूसरी पॉइंट आती है एनसीएफ 2005 का सभी भाषाओं में अनुवाद है। तीसरी पॉइंट रट्टा मारने के खिलाफ आंदोलन, बहुत सटीक पॉइंट है। चूंकि हम लोग जब 7 डेज में पढ़ते थे तो गुरुजी कहते थे भैया इसको एक पार्ट पूरा रट के चले आना, ठीक। रट्टा मारने के खिलाफ आंदोलन है एनसीएफ 2005 जो नवीनतम दस्तावेज है। क्यों है? क्योंकि जब बच्चे रट्टा मारेगा तो निश्चित रूप से उसका जो बौद्धिक विकास होगा वो कम होगा या कह सकते हैं सीमित होगा। लेकिन अगर उसी चीज को बच्चा स्वयं करके या स्वयं समझ के या टीचर के मार्गदर्शन में समझ के सीखता है या पढ़ता है या याद करता है तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें ज़्यादा आसान होगी। इसीलिए एनसीएफ 2005 रट्टा मारने के खिलाफ एक आंदोलन है, अर्थात रट्टा मारने का क्या करता है, कटु आलोचक है एनसीएफ 2005। तीसरी बात है बिना बोझ की शिक्षा देने की बात। आज हम लोग अगर देखें खासकर सीबीएसई बोर्ड में तो बच्चा क्या है, 10 किलो का बच्चा है और उसके ऊपर बैग कितने का लगा है, शायद 15 किलो का बैग लगा हुआ है। अब आप खुद सोचिए कि बच्चा स्कूल जा रहा है, थर्मस भी है, टिफिन भी है और बच्चा चलता कैसे, ऐसे चलता, थोड़ा सा झुक के देखिए ऐसे ऐसे चलता है। अब आप खुद सोच लीजिए कि अगर जब बच्चे के ऊपर कॉपी किताब का इतना ज़्यादा बोझ है वो कैसे सीख पाएगा, कैसे पढ़ पाएगा। तो इसीलिए एनसीएफ 2005 क्या करता है कि बिना बोझ की शिक्षा देने की बात करता है, अर्थात बच्चा कुछ नहीं, स्वतंत्र वातावरण में स्वयं सीखेगा, स्वयं वो गलतियां करेगा और गलतियों से क्या करेगा, वो स्वयं अपने आप को ढाल लेगा अपनी परिस्थितियों के अनुसार। तो इसीलिए बिना बोझ की शिक्षा देने की बात करता है एनसीएफ 2005। स्कूल पाठ्यक्रम समय सारणी परीक्षा प्रणाली में सुधार। बहुत तरह के स्कूल है, आप देखिए कोई तिमाही परीक्षा लेता है, कोई छमाही परीक्षा लेता है, कोई साल भर में परीक्षा लेता है। इस स्कूल के पाठ्यक्रम में और समय सारणी में पूरी तरीके से सुधार करने की बात करता है एनसीएफ 2005। क्यों? क्योंकि हमेशा एनसीएफ 2005 सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य हो गया, अगर मैंने एक टॉपिक को कोई पढ़ाया तो साथ में बच्चे का फीडबैक मुझे लेना है, दूसरे दिन तीसरे दिन या एक हफ्ते में क्या करना है, एक छोटा सा मुझे 2, 4, 10 नंबर का टेस्ट लेना होगा। इसे कहते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। नहीं पता चला साल भर में एक बार परीक्षा देना, बच्चा पहले ही चित्त हो जाता है अगर ये बहुत ज़्यादा तैयार करना, बहुत ज़्यादा पढ़ना। लेकिन अगर सतत मूल्यांकन होता रहता, सतत परीक्षाएं होती रहती हैं, तब उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, वो बच्चा हमेशा तैयार होता है। और सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि राष्ट्रीय मूल्यों के ऊपर आस्था पैदा करना। जो हमारे राष्ट्रीय मूल्य हैं, आचरण, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि शिक्षा क्या है, सबका सम्मान ही क्या है, शिक्षा है। बच्चा डॉक्टर बन गया, आईएएस बन गया, लेकिन अगर वो अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का या अपने बड़ों का सम्मान करना नहीं जानना है तो उसकी शिक्षा क्या है, नगण्य मानी जाती है, उसकी शिक्षा बहुत छोटी मानी जाती है। और जो राष्ट्रीय मूल्य हैं, जो राष्ट्रीय त्यौहार हैं, उन सभी के प्रति क्या है, बच्चे के अंदर आस्था पैदा होनी चाहिए, ठीक। तो एनसीएफ 2005 क्या कहता है, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्था पैदा करना। ये एनसीएफ 2005 के 4-5 मार्गदर्शी सिद्धांत हैं। इसमें 2-3 पॉइंट और आता है, हम इसको बस बोल देते हैं, मुझसे चर्चा नहीं करेंगे उस पर, फिर बाद में फिर नेक्स्ट क्लास में कभी आगे की वीडियो बनाएंगे। तो इसमें और कहता है कि खेल का महत्व, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। मार्गदर्शी सिद्धांत में क्या है कि खेल का महत्व दिया गया है कि बच्चा स्वयं खेलेगा, स्वयं सीखेगा। खेल के साथ साथ सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पे महत्व देता है कौन, एनसीएफ 2005। फिर उसके बाद में अभी इसमें मैंने चर्चा कर लिया है कि शिक्षा को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना या बालक को उसके व्यवहारिक या वास्तविक जीवन से जोड़ना, ज्ञान को असली जिंदगी से जोड़ना शिक्षा का मकसद होना चाहिए। क्या है? ज्ञान को असली जिंदगी से जोड़ना शिक्षा का ही मकसद होना चाहिए। यही एनसीएफ 2005 कहता, क्या ज्ञान को
असली जिंदगी, ज्ञान को असली जिंदगी, असली जिंदगी से जोड़ना, ये एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य है। ठीक, फिर उसके बाद में रटंत प्रणाली का कटु विरोध करता सभी लोग जानते हैं। परीक्षा प्रणाली में सुधार होना ही चाहिए। और ज्ञान को पाठ्य पुस्तकों से दूर ले जाना एवं राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्था एवं राष्ट्र हित को बढ़ावा देना, ये एनसीएफ 2005 का क्या है, मुख्य उद्देश्य है। तो आज ये 5 मार्गदर्शी सिद्धांत हम लोगों ने इतना चर्चा किया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में नहीं आया या कुछ पॉइंट आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दे सकते हैं। आपका सुझाव निश्चित रूप से हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगा और हम निश्चित रूप से आपके सुझाव में पूरी तरीके से ध्यान देंगे और आपके सुझाव को या अपना एक आदर्श और प्रेरणा मानते हुए आपकी जो समस्या है उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।